welcome to Serious Economics. Today we are going to cover Public Economics Block 1 and Block 2. Okay. In Block 1 we will cover government, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन एंड बजट डेफिसिट. ओके, सो ब्लॉक 1 में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फंक्शंस क्या है एंड बजट डेफिसिट क्या है. ठीक है. दूसरा, इस ब्लॉक 1 का मेन थीम ये होगा कि व्हाई डज गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन अ मार्केट इकोनॉमिक. गवर्नमेंट जो है वो मार्केट इकोनॉमिक में इवन एग्जिस्ट क्यों करती है. ठीक है. दूसरी चीज हम क्या देखेंगे इस ब्लॉक में कि मस्ग्रेव की 3 ब्रांच फ्रेमवर्क क्या कहती है, और यही जो 3 ब्रांच फ्रेमवर्क है आपको आंसर देगी व्हाई डज गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन अ मार्केट इकोनॉमिक. ठीक है. पॉइंट फॉर ऑल पब्लिक इकोनॉमिक्स. जो मस्ग्रेव की 3 ब्रांच फ्रेमवर्क है वही स्टार्टिंग पॉइंट है पब्लिक इकोनॉमिक्स की. ठीक है. तो लेट्स बिगिन. मस्ग्रेव की 3 ब्रांच फ्रेमवर्क 1958 में जो आती है वो क्या कहती है कि गवर्नमेंट के 3 फंक्शन है. कौन कौन से? एलोकेशन के, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन के एंड तीसरा स्टेबलाइजेशन का काम है गवर्नमेंट का. ठीक है. तो एलोकेशन में गवर्नमेंट क्या करती है? करेक्ट करती है मार्केट फेलियर को. डिस्ट्रीब्यूशन में उसका वर्क क्या होता है कि इंश्योर करती है इक्विटी को. एंड स्टेबलाइजेशन में क्या काम है कि मैनेज करती है मैक्रो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को. ठीक है. क्यों क्यों गवर्नमेंट करती है? क्योंकि ये सब जो है ये मार्केट द्वारा अचीव नहीं किया जा सकता है, इसलिए गवर्नमेंट की जो है हमें मार्केट इकोनॉमी में एग्जिस्टेंस की जरूरत पड़ती है. ठीक है. ओके, ये मस्ग्रेव की 3 ब्रांच फ्रेमवर्क जो 1950 में आई है इसका कोर आइडिया है. ओके, लेट्स मूव इनटू द डिटेल. रिचर्ड मस्ग्रेव जो है 1958 में क्या प्रोवाइड करते हैं? मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फ्रेमवर्क बताते हैं. किस चीज को? फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट गवर्नमेंट डज इन एन इकोनॉमी. क्या गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में करती है. ठीक है. तो रिचर्ड मस्ग्रेव ने 1958 में क्या प्रोवाइड किया? एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फ्रेमवर्क को दिया जिसमें वो बताते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में क्या काम करती है. ठीक है. तो उन्होंने बताया कि 3 फंक्शन है गवर्नमेंट के. पहला एलोकेशन का, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन एंड तीसरा स्टेबलाइजेशन का. जो एलोकेशन ब्रांच है पहला, ठीक है, उसमें क्या गवर्नमेंट करती है? तो एलोकेशन ब्रांच में रिसोर्स को प्रॉपर यूज करती है. ठीक है. जैसे पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड कराना, इस गवर्नमेंट का काम होता है पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड कराना. तो वो क्या कर रही है? रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज कर रही है गवर्नमेंट. जैसे एग्जांपल में ले लिया जाए रोड, डिफेंस, स्ट्रीट लाइट. ठीक है. तो ये सब जो मार्केट फेल होता है तो गवर्नमेंट स्टेप क्या करती है? स्टेप इन करती है. अगर मान लो रोड, डिफेंस, स्ट्रीट लाइट, यहाँ पे सब मार्केट आपको नहीं, ये सारी चीजें मार्केट हमेशा प्रॉफिटेबल गुड पे काम करेगा. वो रोड पे चलने के लिए आपके लिए सोशल काम नहीं करेगा. इसी वजह से जो यहाँ पे क्या होता है मार्केट में गवर्नमेंट की एंट्री होती है. ठीक है. तो सी दिस एलोकेशन ब्रांच डील्स किससे करता है? प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड. पब्लिक गुड की प्रोविजन पे एलोकेशन ब्रांच काम करता है. एंड इससे क्या होता है? इससे होता है हमारा मार्केट फेलियर करेक्ट. मार्केट फेलियर का मतलब जहां मार्केट काम नहीं कर रही है, उसकी फेलियर है, वो नहीं कर रही है, डिफेंस नहीं प्रोवाइड करा रही है, उसको बस प्रॉफिट मेकिंग से मतलब है. ठीक है. मार्केट जो है अंडर प्रोवाइड पब्लिक गुड. मार्केट जो है वो पब्लिक गुड को अंडर प्रोवाइड करती है. क्यों? क्योंकि फ्री राइडिंग की प्रॉब्लम से. ये एक तो रोड बनवा देगी सभी चलेंगे. ठीक है. तो वो फ्री राइडिंग, तो मार्केट हमेशा हर चीज के लिए क्या लेती है? पैसे लेती है. ठीक है. और मार्केट जो है ओवर प्रोड्यूस गुड विथ निगेटिव एक्सटर्नलिटी, या क्या करेगी कि ओवर प्रोड्यूस कर देगी और जिसके कारण जो है निगेटिव एक्सटर्नलिटीज आ जाएंगी. ठीक है. तो इसीलिए द गवर्नमेंट एलोकेट रिसोर्सेज टू करेक्ट दिस फेलियर. तो गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करती है पब्लिक गुड के चीजों में जिससे कि जो फेलियर हो वो करेक्ट हो सके. जैसे कि क्या प्रोवाइड करती है? डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ एंड रेगुलेटिंग पॉल्यूशन ऑल्सो. जो है ये काम कौन करता है? गवर्नमेंट का. अब बात करते हैं दूसरी ब्रांच जो कि डिस्ट्रीब्यूशन की ब्रांच है. वो क्या एड्रेस करता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो इसमें है ये बताता है कि इनकम इक्वालिटी रिड्यूस करना है. एग्जांपल ले लिया जाए तो सब्सिडी एंड प्रोग्रेसिव टैक्स. ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच एड्रेस द फैक्ट दैट मार्केट आउटकम्स मे बी एफिशिएंट. जो मार्केट आउटकम है मे बी एफिशिएंट है पर वो इनइक्विटेबल है. ठीक है. मतलब जो मार्केट है वो तो जिनके पास पैसा हो उन्हीं को चीजें मिल पाएंगी, जिनके पास नहीं है उनके लिए तो वो चीजें कभी प्रोवाइड ही नहीं हो पाएंगी. एटलीस्ट बेसिक नीड्स भी नहीं, बेसिक चीज भी नहीं हो पाएगी. तो मार्केट भले एफिशिएंटली काम करता है. ठीक है. लेकिन वो इनइक्विटेबल काम करता है. ठीक है. एक्सक्लूड करता है विदाउट मनी पीपल को. ठीक है. द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंडोमेंट्स जो होंगे वो वेल्थ होगा, टैलेंट होगा, इनहर्टेड एडवांटेज होगा. ठीक है. इज मोरली आर्बिट्री.
ठीक है, आर्बिट्रेरी है। तो ये सारी चीजें जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चाहे टैलेंट का, चाहे आप इनहर्टेंट, आपके पास एडवांटेज है तो आपको नहीं मौका मिल पा रहा है, ऐसा नहीं है ना राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट का स्टेप इन करना बहुत जरूरी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच के लिए, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करती है क्या, इनकम और वेल्थ को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू, ठीक है। सोशल, जैसे जिसके पास जितना इनकम है उसके प्रोपोर्शन में टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, ठीक है, इसलिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इसे कहा जाता है। सोशल ट्रांसफर्स के थ्रू एंड पब्लिक सर्विसेज टू अचीव अ सोशली एक्सेप्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सोशल ट्रांसफर एंड पब्लिक सर्विसेज के थ्रू ऐसी चीज प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट जो जिससे कि जो सोशली एक्सेप्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अचीव हो पाए, सबके पास एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो हो। ऐसा नहीं है कि डिप्राइव्ड हो गरीब का बच्चा, अगर बेसिक एजुकेशन होगा, हायर एजुकेशन लेगा वो, फिर वो इस हायरार्की को, इस साइकिल को, चेन ऑफ इन पॉवर्टी को तोड़ के वो कहाँ निकल सकता है, दूसरी चेन में एक हायर क्लास में पहुंच सकता है, ठीक है। फिर उसकी जनरेशन आने वाली उससे हायर क्लास में पहुंच सकती है। तो देयर शुड बी इक्वालिटी ना, इक्वल फेस तो मिले सबको परफॉर्म करने का, तब तो वो चीजें जो है हायर लेवल पे पहुंचेंगी, ठीक है। किसी को अनवांटेड एडवांटेज होगा कि आप जो है इस सर्कल से इस सर्कल में जा रहे हो, इस सर्कल में इस सर्कल में जा रहे हो, और अगर मान लो इस सिर्फ यही अलाउ होता, मार्केट तो यही करती ना कि सिर्फ इसी सर्कल के लोग इस सर्कल में आ सकते हैं, कभी भी बॉटम टू टॉप जा ही नहीं सकते, तो फिर ये तो अनफेयर हो जाता ना। इस वजह से जो हमें क्या जरूरत है, मार्केट की जरूरत है, ठीक है। अरे सॉरी, गवर्नमेंट की जरूरत है जो कि राइटफुल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ब्रांच क्या करती है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन जो करती है इकोनॉमी को स्टेबल रखने का काम करती है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को बेसिकली कंट्रोल करके रखती है। एग्जाम्पल में फिजिकल पॉलिसी हुई गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन ब्रांच क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक को मेजर करती है यूजिंग फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो स्टेबलाइजेशन ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक, मतलब पूरी कंट्री लेवल पे जो है वो इकोनॉमी को मैनेज करती है, किसके थ्रू, बाय यूजिंग फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे कि मेंटेन हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस की स्टेबिलिटी एंड एक सस्टेनेबल ग्रोथ हम कर सके, ठीक है। और मार्केट जो है इसके पास ऐसा कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं होता है कि वो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, और जो द सेपरेशन इज कॉन्सेप्चुअली यूजफुल बट प्रैक्टिकली दीज थ्री ब्रांचेस इंटरेक्ट, इट टैक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज ऑल्सो अफेक्ट एलोकेशन एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। मतलब कि सेपरेशन इज कॉन्सेप्चुअली तो यूजफुल है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, ये तीन ब्रांचेस जो है इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से, जो कि एक टैक्स लगा रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज से, ऑल्सो अफेक्ट एलोकेशन और स्टेबलाइजेशन को भी, ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए तो टैक्स लगा रहे हो, पर इससे क्या होता है, एलोकेशन और स्टेबलाइजेशन फर्क पे जो मैकेनिज्म है उस पर भी फर्क पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की। फिजिकल डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट इज द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, द गैप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल नॉन बोरोड रिसिप्ट, ठीक। हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल डेफिसिट का मतलब कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से आप रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दो, और माइनस कर दो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, तो आपका आ जाएगा फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर में से क्या माइनस करो, कि रेवेन्यू से जो आपको आ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो आ रहा है वो माइनस करो, और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट माइनस करो, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा कि आपकी कंट्री में डेफिसिट कितना है, ठीक है। ओके, फिजिकल डेफिसिट को हम क्या कहते हैं, इज द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट को कितना जरूरत है बाहर से खरीदने की, या बाहर से कर्ज लेने की कह लो, ठीक है, चाहे पब्लिक से ले चाहे एक्सटर्नल सोर्सेस से ले, तो वो है कितनी जरूरत है, इस अमाउंट को बताता है फिजिकल डेफिसिट, ठीक। ओके, फिजिकल डेफिसिट क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल अमाउंट द गवर्नमेंट मस्ट बोरो टू फाइनेंस इट एक्सपेंडिचर, कितना टोटल अमाउंट चाहिए गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, बोरो करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या ये इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से करो, या मार्केट से बोरो करो, या एक्सटर्नल बोरोइंग करो, ये सारी चीजें जो फिजिकल डेफिसिट इंक्लूड करता है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट जो है
ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही बुरा है, ठीक है। अगर आप बोरो मनी करते हो इन्वेस्ट करने के लिए एंड प्रोडक्टिव एसेट्स बनाते हो, तो वो क्या होता है, फ्यूचर रिटर्न देता है आपको, ठीक है, एक्सीडिंग द बोरोइंग कॉस्ट, इट इनहेंसेस द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। क्या होता है कि आप कभी कभी हमेशा से जो है फिजिकल डिफिसिट वो बुरा नहीं है, मतलब उसका अगर आप सही इस्तेमाल कर रहे हो तो। अगर आप जो है प्रोडक्टिव एसेट बनाने के लिए बोरो कर रहे हो, खर्च ज्यादा अभी कर्ज ले रहे हो कि ये बनाऊंगा, इसको मैं फ्यूचर टाइम में ये मुझे ज्यादा रिटर्न देगी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पैदा करेगी, तो फिजिकल डिफिसिट बुरा भी नहीं है, ठीक है। बोरो करना मनी बुरा भी नहीं है फॉर अ फ्यूचर प्रोडक्टिव पर्पस, ठीक है। कंसर्न तब अराइज होता है जब फिजिकल डेफिसिट फाइनेंस करती है आपकी करंट कंजप्शन को, ठीक है, रादर देन कैपिटल फॉर्मेशन। जब आप खाने पीने के लिए अपनी रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसा लेते हो, तब जो है वो कंसर्न रेज होता है, ना कि आप कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ना कि इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए आप जो है फिजिकल मतलब डेफिसिट जो है अराइज कर रहे हो, ठीक है। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू FRBM मतलब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो 2003 का है, उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो टारगेट है हमें तो रिड्यूस करना फिजिकल डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी, ठीक है। हमारा जो टारगेट है कि फिजिकल डेफिसिट जो है हमारे टोटल जीडीपी का 3% जो है उससे कम रहे, ठीक। ये हमारा टारगेट है। इंडिया की जो फिजिकल डेफिसिट जो है 23-24 में एक्चुअल जो थी 5.6% थी जीडीपी की। हम मतलब अपने टारगेट जो 3% है उससे ज्यादा बोरो करते थे, 5.6 23 और 24 के करीब, ठीक है। पर बजट 2024-25 में हमने 4.9 पे उस चीज को पहुंचा दिया, ठीक है। बजट 2025-26 में हमारा टारगेट है 4.4% ऑफ जीडीपी को अचीव करना, ठीक। तो द मीडियम टर्म फिजिकल कंसोलिडेशन पाथ एम्स टू रीच 4.5% बाय 2025 और 16, ठीक है। देखो 2020 और 21 में तो हमने 9.2% फिजिकल डेफिसिट लिया, मतलब फिजिकल डेफिसिट हो गया था हमारे टोटल जीडीपी का। मान लो हमारी जीडीपी अगर 7% है, ठीक है, तो इसका जो है हमें 9.2% जो है हम इसका बोरो करते थे फॉर आवर करंट कंजप्शन कह लो या कैपिटल एसेट, जिस चीज के लिए भी बोरो करते थे, पॉजिटिव या निगेटिव। तो ये क्यों हुआ था 9.2%, कोविड स्पाइक के कारण 2020-21 में। पर 21-22 में क्या हुआ, 6.7 रिड्यूस हो गया, जैसे ही थोड़ी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही थी। फिर 22-23 में 6.4% हम बोरो कर रहे थे, और 23-24 में अच्छा हुआ कि हमारा 5.6% हो गया, और उससे भी हमने कम किया, कब 4.9 पे हम चले आए, और 25-26 में हम कितने पे चले आए, 4.4% पे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, 4.4% हम पूरे टोटल जीडीपी का बोरो कर रहे हैं। दैट इज गुड, नॉट अ बैड, मतलब आप 3% के करीबी हो। जो टारगेट आपने रखा है ना कि हम जीडीपी का इतना ही बोरो करेंगे, तो मतलब 25-26 में जो आपका टारगेट है 4.4% का, वो चीज जो है वो ठीक ही है, ठीक है। अब रिसेंट देख लेंगे 26 क्या क्या कह रहा है। 2025-26 का टारगेट जो लिया है 4.4%, अब देखते हैं अचीव हो पाता है कि नहीं, ठीक। तो याद रखना हमें कितना 3% तक ही जो फिजिकल डेफिसिट रखना है जीडीपी का। और फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जिसमें से हम बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल एसेट, सॉरी माइनस नॉन डेप्ट कैपिटल एसेट, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो इसका कोर आइडिया है कि इज द गैप बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट माइनस कर दो, क्या आ जा रहा है, रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज बोरोइंग द फंड करंट कंजप्शन। जो इस ये जो रेवेन्यू डिफिसिट क्या शो करता है कि गवर्नमेंट फिजिकल डिफिसिट तो ओवरऑल शो कर रहा है। अब उसमें ये नहीं पता चल रहा है कि आप करंट के लिए कर रहे हो कि एसेट क्रिएट करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो अगर करंट के लिए कर रहे हो तो फिजिकल डिफिसिट बुरा है, अगर कैपिटल एसेट्स फॉर्मेशन के लिए कर रहे हो तो अच्छा है। तो अब जो ये रेवेन्यू डेफिसिट से आपको पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो, करंट के लिए कर रहे हो क्या, तो ये पता चल जाएगा। इट मींस द गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू फंड करंट कंजप्शन। अगर रेवेन्यू डेफिसिट शो हो रहा है ज्यादा, मतलब करंट कंजप्शन के लिए हम ज्यादा बोरो कर रहे हैं, ठीक है। कंसिडर द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ डेफिसिट, ठीक है, किसी भी देश के लिए सबसे हार्मफुल डेफिसिट है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है।
डेली एक्सपेंस के लिए भी गवर्नमेंट जो है बोरो कर रही है, ये बहुत बैड साइन है, ठीक है। डे टू डे ऑपरेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर रही है, जैसे कि सैलरी देने के लिए, सब्सिडीज देने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, पेंशन देने के लिए। अगर इन सब चीजों के लिए भी गवर्नमेंट को बाहर से या मार्केट से पैसा उठाना पड़े तो ये जो है मतलब बैड साइन है किसी भी कंट्री के लिए। देन इट कलेक्ट थ्रू टैक्सेस ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट इज मतलब जो कलेक्ट रेवेन्यू जो होता है वो कहाँ से आता है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। पर आप डे टू डे ऑपरेशन के लिए भी सैलरी, सब्सिडीज और इंटरेस्ट पेंशन का यूज कर रहे हो, इनके बाद भी आपका नहीं हो पा रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसिडर्ड मोर कंसर्निंग देन फिजिकल डेफिसिट बिकॉज इट रिप्रेजेंट बोरोइंग फॉर कंजप्शन रेदर देन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बजाय जो है कंजप्शन के लिए रिप्रेजेंट होता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, इट मस्ट आइदर बोरो फ्रॉम कैपिटल मार्केट और डाइवर्ट कैपिटल रिसिप्ट टू फंड करंट एक्सपेंसेस। इसमें क्या हो जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट के कारण जो है कैपिटल मार्केट से गवर्नमेंट को खरीदना पड़ता है या फिर कैपिटल रिसिप्ट को डाइवर्ट करके क्या करना पड़ता है, अपने करंट कंजप्शन को फंड करना पड़ता है, ठीक है। क्राउडिंग आउट जो होता है वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो जाता है यहाँ पे। रिड्यूसिंग जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या है, एक फिजिकल कंसोलिडेशन ऑब्जेक्टिव है। मतलब कि फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब आप फिजिकल जो कंसोलिडेशन है मतलब डेफिसिट को कर मतलब फिजिकल जो पॉलिसी होती है उसके लिए बेटरमेंट के लिए जो रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना एक हमारा ऑब्जेक्टिव ही है फिजिकल कंसोलिडेशन का, ठीक है। अगर बात करें इंडिया की रेवेन्यू डेफिसिट 23 और 24 में 2.6% जीडीपी की थी और 2024-25 में जो है हमारा टारगेट है 1.8% जीडीपी का ले आने का। मतलब कि हम 23-24 में 2.6% जो है खरीद रहे थे, मतलब बोरो कर रहे थे मार्केट से मनी फॉर आवर करेंट कंजप्शन, और 1.8% नाउ हमारा टारगेट है कि 2024-25 में कि जो है जीडीपी रहे करंट कंजप्शन की, ठीक है। अगर हम बात करें करंट डाटा की 2026 का करंट कंजप्शन, तो वो भी देख लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट को हमको करंट में, जस्ट अ मिनट, ओके ठीक है। तो यूनियन बजट ने 2026-27 में जो निकाला है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 1.5% होना चाहिए जीडीपी का, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का अब का जो टारगेट है जो 26-27 का है वो क्या है, 1.5% ऑफ जीडीपी, ठीक है। ये मैं लास्ट में डाटा सारा ही लिख देती हूँ, फिजिकल और रेवेन्यू दोनों का, ठीक है। तो ये 1.5% जीडीपी का होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में, ठीक है, जो हम मेंटेन कर सके सेम लेवल एज रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2025-26, ठीक है। इससे क्या इंडिकेट होता है कि स्टेबल प्रोजेक्टेड फिजिकल स्टैंड सपोर्टेड बाय रोबस्ट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट ऑफ 10%, ठीक। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट जो है स्ट्रिप्स आउट द इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। इट शोज द करंट गवर्नमेंट फिजिकल स्टांस एक्सक्लूडिंग द बर्डन इनहर्टेड फ्रॉम द पास्ट बोरोइंग, ठीक है। मतलब क्या है प्राइमरी डेफिसिट का, तो फिजिकल डेफिसिट में से आप जब इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हो, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट में से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हो तो आपका आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। एक सेकंड बस, ठीक है। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है प्राइमरी डेफिसिट पास डेब्ट का बर्डन हटा के जो एक्चुअल डेफिसिट है उसके बारे में जो है प्राइमरी डेफिसिट शो करता है, ठीक है। और ये बेटर मेजर है फॉर करंट गवर्नमेंट फिजिकल एफर्ट। क्या है, प्राइमरी डेफिसिट एक बेटर मेजर है करंट गवर्नमेंट का जो फिजिकल एफर्ट है देन फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिजिकल एफर्ट क्या दिखा रही है, उसको मेजर करने के लिए करंट गवर्नमेंट का ये प्राइमरी डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर देता है और ये जो है बताता ही है पास डेब्ट का बर्डन हटा के एक्चुअल डेफिसिट के बारे में, ठीक है। डिटरमाइन बाय पास बोरोइंग डिसीजन नॉट करंट पॉलिसी। जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो एक्सक्लूड करने का मतलब है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो पास्ट बोरोइंग डिसीजन है, ना कि करंट पॉलिसी का है, ठीक है। अब इफ प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है मतलब गवर्नमेंट इज बोरोइंग ओनली टू पे इंटरेस्ट ऑन पास्ट डेब्ट। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है इसका मतलब भी समझना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है इसका मतलब क्या है। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो गवर्नमेंट कुछ खरीद ही नहीं रहे, मतलब कुछ मार्केट से पैसा उठा ही नहीं रही है, नहीं। प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है तो भी गवर्नमेंट जो है वो पैसा बोरो कर रही है मार्केट से, लेकिन किस लिए, सिर्फ जो पास
डेप्ट गवर्नमेंट ले चुकी है या जो पास डेप्ट इकोनॉमी ने ले चुका है, तो उसको पेमेंट करने के लिए बस मार्केट से पैसा उठाया जा रहा है, नया कोई डेफिसिट क्रिएट नहीं हो रहा है जिसको पेमेंट करना है, ठीक है। ओके, द डेप्ट स्टॉक इज स्टेबल, मतलब जो डेप्ट स्टॉक है स्टेबल है, बस पुराना ही वाला चुकता हो रहा है। तो प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है तो गवर्नमेंट बोरो तो कर रही है मनी, पर पास्ट डेप्ट को चुकाने के लिए। फिर प्राइमरी डेफिसिट अगर पॉजिटिव है तो डेप्ट स्टॉक इज ग्रोइंग, मतलब अगर प्राइमरी डेफिसिट अगर मतलब पॉजिटिव है तो मतलब डेप्ट का स्टॉक जो है वो बढ़ रहा है, आपका स्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर प्राइमरी डेफिसिट निगेटिव है, मतलब प्राइमरी जो है सरप्लस, तो गवर्नमेंट इज पेइंग डाउन इट्स डेप्ट। देखो अगर पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पीडी अगर जीरो है, ठीक है, पीडी जीरो मतलब हम बोरो तो कर रहे हैं बट फिर भी डेप्ट हमारा क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है क्योंकि हम पास्ट की चीजों को पे कर रहे हैं, पास्ट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर पीडी जो है यहाँ तो पीडी इक्वल टू जीरो पे देखा, अगर पीडी जो है पॉजिटिव है, उसमें हमारा क्या हो रहा है कि डेप्ट स्टॉक जो है बढ़ रहा है, ठीक है, डेप्ट स्टॉक यहाँ बढ़ रहा है। और अगर पीडी निगेटिव है तो मतलब ये तो है कि पीडी निगेटिव है तो कंट्री जो है वो अपना मतलब डेप्ट तो पे कर रही है, ये शो हो रहा है। अगर प्राइमरी डेफिसिट जो है अगर निगेटिव है, मतलब जो पेइंग अपना जो डेप्ट है वो तो पे कर पा रही है कंट्री, ठीक है, ये बताता है, ठीक है। ओके, अ कंट्री कैन हैव ए लार्ज फिजिकल डेफिसिट बट जीरो प्राइमरी डेफिसिट, किसी कंट्री के पास ऐसा हो सकता है कि उसका बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट हो पर जीरो प्राइमरी डेफिसिट हो, मीनिंग कि जित ऑल बोरोइंग इज फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इनहर्टेड फ्रॉम द पास्ट, मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम जितना भी चीज, फिजिकल डेफिसिट क्या लेता है, ओवरऑल लेता है, आप बाहर से मार्केट से पैसा उठा कितना रहे हो, ठीक है। तो जब वही ओवरऑल लेता है तो बहुत लार्ज आपका दिखाएगा कि अरे भाई इस कंट्री का तो इतना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट है, जैसे अमेरिका का भी दिखाता है बहुत ज्यादा। पर हो सकता है कि अमेरिका जो है जीरो प्राइमरी डेफिसिट पे, वो कोई करंट नहीं उठा रही है डेप्ट, या कोई करंट डेप्ट नहीं उठा रही है, उसका प्राइमरी डेफिसिट जो है जीरो है, वो पहले के जो डेप्ट उठा चुकी है उसको पे कर रही है इंटरेस्ट बस, ठीक है। तो ऐसा भी कंडीशन हो सकती है। या दूसरा ये भी हो सकता है कि फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है पर इसलिए है क्योंकि वो कैपिटल एसेट्स बना रही है, ठीक है, तो इस चीज के लिए भी है, ठीक है। ओके, रिड्यूसिंग द प्राइमरी डेफिसिट इज द की इंडिकेटर ऑफ फिजिकल एडजस्टमेंट, मतलब फिजिकल एडजस्टमेंट का ये की इंडिकेटर है कि हम इसको कम करें, ठीक है। इंडिया प्राइमरी डेफिसिट जो है 2.3% था जीडीपी का 2023-24 में, टारगेट हमने 24-25 में 1.4% का रखा था, ठीक है। अगर अभी की बात करें कि प्राइमरी डेफिसिट कितना है 2026-27 का टारगेट, तो जस्ट वेट। तो हमने क्या क्या अभी देख लिया कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, हाँ, जिसका टारगेट हमने रखा है कि भाई हमको 3% तक ही रखना है अपने जीडीपी का। रेवेन्यू डेफिसिट हमने देखा कि जो ऐसा डेफिसिट जो कंट्री के डे टू डे ऑपरेशन को शो करता है, और ये बहुत बुरा है अगर ये ज्यादा है तो, ठीक है, ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा कर रहे हो तो 1.5% जो है वो जीडीपी का फाइनेंशियल ईयर में 2026-27 में टारगेट है कि बस हमें रखना है अपना प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट। करंट कंजप्शन के लिए हम बस जीडीपी का 1.5% ही बोरो करेंगे भी। तो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो क्या है, ये जो है ये पास डेप्ट को पूरा मतलब पेमेंट का जो है वो इंक्लूड करता है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करके प्राइमरी डेफिसिट बताता है, ठीक है। ओके, अगर बात करें 2026-27 का, तो एस्टिमेट है 0.7% हमको जीडीपी का रखना है अपना प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। देख रहे हो, फिर भी ठीक है, मतलब हम जीरो मतलब कि हम सिर्फ पास्ट ही डेप्ट के लिए बोरो कर रहे हैं जिससे कि इंटरेस्ट पेमेंट हो सके, पर हमने 0.7% पे है, तो मतलब फिर भी जो है थोड़ा ठीक है, बट ग्रोइंग ही है, मतलब हमको अभी भी मतलब पेमेंट करनी पड़ रही है, बोरो करनी पड़ रही है अपने करंट डेफिसिट के लिए, ठीक। ओके, चलो बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है, तो सब्ट्रैक्ट करके किस चीज को, ग्रांट गिवन फॉर कैपिटल एसेट्स क्रिएशन एंड फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हम निकालते हैं जो कि हम ग्रांट दे रहे हैं कैपिटल एसेट्स क्रिएशन के लिए फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट, और इस ग्रांट का क्या है, दिस ग्रांट जो है क्लासिफाइड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो है ग्रांट जो है क्लासिफाइड होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के
टर्म में, जिसको क्रिएट कैपिटल एसेट एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए प्योर कंजप्शन स्पेंडिंग। ठीक है, देखो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली हम कैसे फाइंड करते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट में से हम ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट्स, ठीक है, ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट मतलब टू स्टेट को हम जो ग्रांट दे रहे हैं कैपिटल एसेट्स के लिए, तो रेवेन्यू डेफिसिट में से हम जब वो माइनस कर देते हैं तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है कि भाई इफेक्टिव रेवेन्यू, हमारा करेक्ट रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, मतलब अगर हम कैपिटल एसेट्स के लिए किसी को दे दिए तब हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। ठीक है, तो ये रियल कंजप्शन वाला डेफिसिट है कि रियल कंजप्शन स्पेंडिंग तुम्हारा कितना है। ठीक है, उस वो डेफिसिट जो है ये बताता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्योर कंजप्शन स्पेंडिंग बताता है। मतलब कि रेवेन्यू डेफिसिट में हम कंजप्शन तो दे करते कि डे टू डे ऑपरेशन के लिए हम ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, पर हो सकता है कि हम स्टेट को ग्रांट देने के लिए भी पैसा ले रहे हैं। ठीक है, और वो ग्रांट से स्टेट जो है कैपिटल बना रही है। ठीक है, तो उस चीज को माइनस कर देंगे तो हमारा करंट कंजप्शन स्पेंडिंग जितना उससे रियल कंजप्शन वाला जो डेफिसिट होगा वो निकल आएगा। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के यूनियन बजट 2011-12 में, जिससे प्रोवाइड होता है मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मोर एक्यूरेट पिक्चर के लिए जो है ये जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इंट्रोड्यूस हुआ था 2011 में, जो सम ग्रांट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स आर क्लासिफाइड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द बजट बट आर यूज्ड बाय स्टेट टू क्रिएट कैपिटल एसेट्स, जैसे रोड, स्कूल, हॉस्पिटल अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, मतलब कि जो सम ग्रांट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट को, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट क्लासिफाइड होता है। पर जो बजट में क्या होता है ना कि स्टेट क्या करती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हम कर रहे हैं, पर उसमें क्या आता है कि स्टेट क्या कर रही है कि उस ग्रांट को लेके जो है कैपिटल एसेट बना दे रही है, जिससे फायदा ही है रोड बनाने का, स्कूल बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत है। ठीक है, तो इस वजह से ये ले आया गया इफेक्टिव रेवेन्यू कि भाई रियलिटी में डेफिसिट कंजप्शन पे कितना है। हो सकता है ये चीजें तो फायदा ही देंगी ना, स्कूल्स में बच्चे पढ़ेंगे, टीचर होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चल के और इकोनॉमिकली ह्यूमन कैपिटल बनेंगे हमारे, तो ये सारे फायदे ही है ना। तो इन फायदों को तो हम हटा के फिर देखे कितना डेफिसिट खाने पे या कंजप्शन पे, डे टू डे ऑपरेशन पे कर रहा है। ठीक है, ईआरडी जो है कॉन्सेप्ट क्या आर्ग्यू करता है कि दीज ग्रांट शुड बी नेटेड आउट फ्रॉम द रेवेन्यू डेफिसिट बिकॉज दे डू क्रिएट प्रोडक्टिव एसेट इवन दो दे आर टेक्निकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय द सेंटर। समझ आ गया कि भाई भले ही ये टेक्निकली सेंटर के द्वारा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं, पर ये क्रिएट करते हैं प्रोडक्टिव एसेट, तो इनको हमको रेवेन्यू में ही काउंट करना चाहिए। ठीक है, और इससे हमारा ईआरडी जो है वो ज्यादा एक्यूरेट निकल, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट जो है हमारा एक्यूरेट निकल पाता है। ईआरडी जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ऑलवेज लोअर देन रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा जो है कम होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में जो एक्सपेक्टेशन थी 2023 में 24 में जो ईआरडी था एक्सपेक्टेड रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, वो 1.2% था वो जीडीपी का। ठीक है, लोअर देन रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि रेवेन्यू डेफिसिट 23-24 में 2.6% था और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा कितना था, 1.2% था। ठीक है, अभी हम करंट का भी देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरीज के बारे में भी स्टार्ट करते हैं देखना। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी से पहले मैंने कहा कि रेवेन्यू एक्सपेक्टेड रेवेन्यू डेफिसिट देख लेते हैं 2627 का, तो वो है 99.642 करोड़ दे रहा है। ठीक है, मतलब कि रेवेन्यू डेफिसिट का तो टारगेट 1.5% है हमारा जीडीपी का। ठीक है, लेकिन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट 0.2% 0.3% है जीडीपी का। ओके, मींस कि रेवेन्यू डेफिसिट से हमेशा क्या होना चाहिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कम होना चाहिए। तो रेवेन्यू डेफिसिट तो हमने तय किया है 1.5%। ठीक है, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ईआरडी कितना हमने तय किया है, ईआरडी जो है हमारा 0.2% टू 0.3% ऑफ जीडीपी को जीडीपी के इतना रखने का हमारा प्लान है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरीज। इसका थीम क्या है कि व्हाई डज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रो ओवर टाइम, क्यों गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो
टाइम के साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। एंड हाउ मच स्पेंडिंग इज ऑप्टिमल, और कितना स्पेंडिंग जो है वो ऑप्टिमल है, ये थ्योरीज बताती हैं। ऑफर कंपीटिंग एक्सप्लेनेशन, दिस थ्योरी ऑफर कंपीटिंग एक्सप्लेनेशन देती हैं, ठीक है। तो बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी में हम क्या देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्यों समय के साथ बढ़ती है, हमको कितना स्पेंडिंग करना ही ऑप्टिमल है, ठीक है। ओके, वैगनर लॉ की बात करते हैं, जो कि 1883 में देते हैं। वैगनर्स लॉ जो है, इसमें क्या बताते हैं कि एज ए नेशन पर कैपिटा इनकम ग्रोज, अगर किसी भी नेशन की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, द शेयर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन नेशनल इनकम इंक्रीजेस, मतलब कि किसी भी नेशन की पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ती है तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का शेयर है नेशनल इनकम में, वो भी बढ़ता ही है, ठीक है। वैगनर लॉ कहता है 1883 में जो वैगनर लॉ है वो यही बात कहता है कि नेशन की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नेशनल इनकम में बढ़ता है, और गवर्नमेंट जो है ग्रो करती है फास्टर देन इकोनॉमी, ठीक है। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर पब्लिक सर्विसेज जो है एक्सीड होती है 1 से ज्यादा, ठीक है। मींस की क्या कह रहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि वेलफेयर स्टेट है, अर्बनाइजेशन होता है, पब्लिक सर्विस डिमांड होती है, तो ठीक है। ग्रोथ का मतलब भी होता है मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये वैगनर्स लॉ का कहना है, ठीक है। गवर्नमेंट GY जो है गवर्नमेंट एक्सपेंड जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है नेशनल इनकम का इंक्रीज होता है, जो इनकम भी इंक्रीज होता है। और फॉर्मली मतलब इसको GY राइजेस एज ए Y राइजेस, फॉर्मली हम इसको लिखते हैं मीनिंग इलास्टिसिटी जो है वो क्या है विथ रिस्पेक्ट टू G कितना है, Y से ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इसको किसने दिया है, वैगनर लॉ को एडोल्फ वैगनर ने दिया है, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, जो कि 1883 में ऑब्जर्व करते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशंस वाज ग्रोइंग फास्टर देन नेशनल इनकम, मतलब कि जो गवर्नमेंट द्वारा खर्च किया जा रहा है वो ज्यादा फास्टर बढ़ रहा है उनके नेशनल इनकम से, ठीक है। वो जर्मन के इकोनॉमिस्ट एडोल्फ वैगनर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और वो भी किस नेशन में, इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशंस में, ठीक है। वो 3 एक्सप्लेनेशन देते हैं, कौन कौन सा। पहला वो कहते हैं कि as the economy developed, market activities become more complex, there is a great need for legal, regulatory and administrative function, ठीक है। मतलब कि वो कहते हैं कि पहला 3 जो है वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि इकोनॉमी जैसे जैसे डेवलप होती है मार्केट जो है और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, इसी वजह से क्या होता है कि हमको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केट के कारण हमें ज्यादा लीगल और रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या फिर उसके आगे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन्फोर्स्ड, प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्टेड, डिस्प्यूट रिजॉल्व, जो ऑल गवर्नमेंट फंक्शन दैट ग्रो विथ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि जो वैगनर्स का पहला मतलब 3 जो एक्सप्लेनेशन देते हैं उसमें पहले में कहते हैं कि इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ रही है मार्केट भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसी के लिए अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो हमको लीगल, रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एकदम इन्फोर्स होना चाहिए, प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए। ऐसे अगर सिचुएशन है तो मार्केट अगर मोर कॉम्प्लेक्स है तो इकोनॉमी जैसे जैसे डेवलप्ड हो रही है उस कंडीशन में ये सारी चीजें करनी चाहिए कि हमको रेगुलेटरी, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की जरूरत है, उसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना चाहिए, प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए, और ऑल गवर्नमेंट जो है वो ऐसे फंक्शन करे जिससे कि इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या हो, मतलब ये प्रॉपर्टी राइट और डिस्प्यूट रिजॉल्व करने से क्या होगा कि ऑल गवर्नमेंट फंक्शन ग्रो करेंगी विथ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी से अच्छा है कि इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी पे से ग्रो करें, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि सेकंड जो लॉ वैगनर का है वो कहता है कि इनकम जैसे जैसे राइज होगी डिमांड फॉर पब्लिक गुड भी जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। इकोनॉमी एज सॉरी सेकंड गुड क्या कहता है कि इनकम जैसे जैसे राइज होती है डिमांड भी पब्लिक गुड की बढ़ती है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कल्चर हो गया, सोशल इंश्योरेंस हो गया, ये भी प्रोपोर्शनली जो है इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आपका इनकम राइज होगा आप इन सारी चीजों का क्या है डिमांड करोगे, और अच्छा आप चाहोगे एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले, ठीक है। ये जो है दीज आर सुपीरियर गुड विथ इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ये सारे जो गुड्स हैं वो क्या है सुपीरियर गुड्स हैं जिनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। तीसरा जो वैगनर्स लॉ कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, कैसे कैसे जैसे पॉल्यूशन के थ्रू, कंजेशन के थ्रू, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ले आता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कैसे आती हैं, पॉल्यूशन के थ्रू, कंजेशन और इनइक्वालिटी के थ्रू, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन रिक्वायर है, ठीक है।
तो हमने देखा क्या क्या तीन वैगनर्स लॉ बोलते हैं। पहला तो बोलते हैं इकोनॉमी डेवलप्ड हो रही है, तो जो मार्केट है एक्टिविटीज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो इसी वजह से लीगल, रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस चाहिए हमें। सेकंड कहते हैं वैगनर की इनकम राइज होगी तो डिमांड फॉर पब्लिक गुड भी राइज होगी। थर्ड कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज लाती है, ठीक है। फिर वैगनर्स लॉ तीन जो हमने देख लिया, उसके बाद हम वैगनर्स लॉ के बारे में बात करें तो वैगनर्स लॉ प्रेडिक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो राइज होती है डेवलपमेंट के साथ। जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है जीडीपी के प्रोपोर्शन में, ठीक है, वो क्या होती है, वो बढ़ती है जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है। और ये प्रूवन फैक्ट है, इम्पेरिकली लिखा है, मींस प्रूवन फैक्ट है कि दिस इज ब्रॉडली सपोर्टेड। OECD कंट्रीज हैव गवर्नमेंट स्पेंडिंग रेशियो ऑफ 40 to 55% ऑफ जीडीपी। मतलब जो भी इकोनॉमिकली जो वेल कंट्रीज हैं, OECD कंट्रीज जो हैं, ठीक है, ये प्रूवन फैक्ट है कि उनकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है 40 to 55% है उनकी जीडीपी के, ठीक है, जो कि मच हाइयर है किसके, डेवलपिंग कंट्रीज से, ठीक। मतलब गवर्नमेंट जो है डेवलप कंट्रीज में ज्यादा स्पेंड कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज से, जब उनकी जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, ठीक है। इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है अप्रोक्सीमेटली 15% है जीडीपी के 2024-25 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बल्कि 2024-25 के अकॉर्डिंग 15% है हमारा। और बल्कि जो देखो आप डेवलप्ड कंट्रीज का वो 40 to 55% है अपनी जीडीपी का, वो जो है पब्लिक गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, और हम लोग 15% पे हैं। तो सी द डिफरेंस डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज में। इंडिया जो है स्टिल राइजिंग फेस में है ऑफ वैगनर लॉ के जो अकॉर्डिंग इंडिया जो है स्टिल अभी राइजिंग पेस में है। और क्रिटिक ने क्या नोट किया कि वैगनर जो है वाज मेकिंग ए पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन अबाउट हिस्टोरिकल ट्रेंड नॉट ए नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो वैगनर जो है एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं हिस्टोरिकल ट्रेंड का, कोई नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है। पिकॉक वाइजमैन डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस 1961 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।